हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल महराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हम कर रहे थे इंडियन पॉलिटी का टॉपिक, या आप चैप्टर कह सकते हो सिटीजनशिप। ओके, चैप्टर का नेम था सिटीजनशिप। तो इसके हमने 3 पार्ट कर लिए थे और एक पार्ट अभी पेंडिंग है जो अमेंडमेंट से रिलेटेड है। तो उसको करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक करवाना चाहती हूँ। वो टॉपिक है ओवरसी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ओसीआई कार्ड होल्डर भी कहोगे। करवाने को अमेंडमेंट भी करवा देती, बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो मैंने अलग से डिटेल लेक्चर बना दिया है, क्योंकि 2003, 2005, 2015 और 2015 में इन तीनों अमेंडमेंट में ओसीआई पर्सन के लिए रूल्स बनाए गए थे। तो ज़्यादा होच पोच ना हो इसलिए मैंने अलग से लेक्चर बना दिया है। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा पार्ट 4 होगा सिटीजनशिप, जिसमें हम अमेंडमेंट करेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक ओवरसी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी ओसीआई। तो सबसे पहले हु आर ओसीआई पर्सन्स। सबसे पहले ओसीआई पर्सन्स कौन होते हैं? तो OCI person is a person who is not citizen of India but is of Indian origin। ओवरसी का मीन है अक्रॉस द सी या फ्रॉम अनदर कंट्री। तो वो लोग जो इंडिया के सिटीजन नहीं होते बट इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, यानी दूसरी कंट्री के सिटीजन हैं बट उनकी रूट्स किसी ना किसी वजह से इंडिया से जुड़ी होती है, उनको हम OCI पर्सन्स बोलते हैं। यहाँ वर्ड जो है आपका ओवरसी का मीन है समुंदर के उस पार या दूर किसी और देश से। ओके, आई होप एक सिंपल सी डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा कि कौन होते हैं ओवरसी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले OCI इज नॉट फुल इंडियन सिटीजनशिप। तो OCI फुल इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, यानी कि इंडियन उनको फुल इंडियन सिटीजनशिप नहीं दी जाती। ये एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है इंडियन ओरिजिन लोगों को जो अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं। इट इज़ अ स्पेशल स्टेटस गिवन टू पीपल ऑफ द इंडियन ओरिजिन हु आर अ सिटीजन ऑफ अदर कंट्रीज। और इनको क्या क्या चीज़ें अलो हैं? सबसे पहले वो इंडिया में रह सकते हैं, इंडिया में काम कर सकते हैं, किसी भी टाइम इंडिया में विजिट कर सकते हैं विदाउट नीडिंग अ वीज़ा अगेन एंड अगेन। इनको बार बार वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये एक बार वीज़ा लेके किसी भी टाइम इंडिया में विजिट कर सकते हैं। तो शॉर्ट में समझे तो OCI लाइफ टाइम वीज़ा है स्पेशल बेनिफिट के साथ, बट नॉट अ फुल सिटीजनशिप। ऑलराइट, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसके बैकग्राउंड को समझते हैं कि OCI का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से निकल के आता है। ओके, तो सितंबर 2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक हाई लेवल कमेटी बिठाई किसके ऊपर? इंडियन डायस्पोरा पर। अब इंडियन डायस्पोरा का क्या मीन होता है? तो इंडियन डायस्पोरा का मीन है कि इंडियन ओरिजिन के लोग जो दूसरी कंट्री में रहते हैं, यानी कि जैसे NRI, PIOS, OCIs, इनको आप इंडियन डायस्पोरा के नाम से जान सकते हो। और यहाँ एक बात और क्लियर कर दूँ, इंडियन ओरिजिन का मीन क्या है? तो इंडियन ओरिजिन का मीन है वो लोग जो इंडिया से बिलोंग करते हैं किसी न किसी रीज़न से, चाहे पहले इंडिया में रह चुके हों या उनके पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट रह चुके हों और बाद में दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले चुके हों। ओके, उसके बाद इस कमेटी के चेयरमैन थे LM सिंघवी। और बात करें पर्पस और रीज़न की, तो दुनिया भर में रहने वाले इंडियन ओरिजिन लोगों का पूरी स्टडी करना और उनके साथ अच्छा कंस्ट्रक्टिव रिलेशन बनाए रखने के तरीके बताना इस कमेटी का मेन रीज़न था। ओके, और इस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की 2002 में जनवरी में
एंड रिकमेंडेशन क्या दी? रिकमेंडेशन ये दी कि इंडियन ओरिजिन को ड्यूल सिटीजनशिप दी जाए, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को स्पेसिफाइड कंट्री से जो बिलोंग करते हैं उनको ड्यूल सिटीजनशिप देने की रिकमेंडेशन दी। अब अगर आपने प्रीवियस लेक्चर यानी पार्ट 2 देखा होगा तो आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 9 है वो तो कहता है कि ड्यूल सिटीजनशिप इंडिया में अलो ही नहीं है ना। तो इस पॉइंट को दिमाग में रखना, क्योंकि आगे अमेंडमेंट में कवर करेंगे कि ड्यूल सिटीजनशिप दी पर्सन्स को या नहीं, या इसका कोई और अल्टरनेट उन्होंने निकाला। ओके, नेक्स्ट है आपका सबसे पहले अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो 2000 में कमेटी बनाई गई, 2002 में सबमिट की रिपोर्ट एंड देन 2003 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 लाया गया। ओके, तो 2003 में प्रोविजन बनाए गए कि कैसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक्वायर कर सकते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया की। बट ये प्रोविजन सिर्फ 16 कंट्रीज के लिए थे और इसमें 2 कंट्रीज को नहीं रखा गया था, वो थी पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। मेड अ प्रोविजन फॉर एक्विजिशन ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। देन इसी अमेंडमेंट के थ्रू ये प्रोविजन दिए गए कि कॉमनवेल्थ देशों के सिटीजनशिप को ओमिट किया गया है। ओके, देन उसके बाद आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 और इसमें एक्सपैंड किया गया प्रोविजंस को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स के लिए, बट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को छोड़कर। एंड फिर अमेंडमेंट करी गई 2015 में, प्रोविजन को मॉडिफाई किया गया। अब यहाँ पॉइंट देखो, ड्यूल सिटीजनशिप का या ड्यूल नेशनैलिटी का, ड्यूल सिटीजनशिप या ड्यूल नेशनैलिटी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 9 ये कहता है कि नो ड्यूल सिटीजनशिप इन इंडिया। तो इसी को ध्यान में रखते पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को ओवरसीज सिटीजनशिप दी गई 2005 में, बट 2050 में इसको न्यू स्कीम के में इंट्रोड्यूस किया गया, डेट इज ओवरसीज सिटीजनशिप सिटीजन्स ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर, यानी कि इनको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के नाम से जाना जाने लगा। तो पॉइंट नोटेड कि OCI इज नॉट ड्यूल सिटीजनशिप एज आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यूल सिटीजनशिप को ये मनाही करता है, यानी कि मना करता है कि इंडिया में ड्यूल सिटीजनशिप नहीं हो सकती किसी की, और ऐसे लोगों को जो अपने ही देश से बिलोंग करते हैं बट किसी और देश की और नेशनैलिटी ले ली हो, सिटीजनशिप ले ली हो, तो वे इंडिया में कैसे आ सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, उसके लिए निकाला गया OCI। ओके, अब इनको मर्ज क्यों किया गया? अब एक और बात, यहाँ पर PIOs और OCI के साथ एक दूसरे को मर्ज कर दिया गया, यानी PI एंड OCI को मर्ज कर दिया। अब ये क्यों किया गया? क्योंकि PIOs को इंट्रोड्यूस किया गया था अगस्त 19 2002 में, और OCI कार्ड होल्डर को इंट्रोड्यूस किया गया 2005 में दिसंबर 2 में। ओके, बट इन दोनों कार्ड स्कीम में पॉपुलर कार्ड स्कीम कौन सी हो गई थी? OCI कार्ड स्कीम। ठीक है, तो इसकी वजह से जो एप्लीकेंट थे उनको प्रॉब्लम और कंफ्यूजन क्रिएट होने लगी कि हम OCI कार्ड बनवाएं कि PIOs कार्ड बनवाएं। फिर इस प्रॉब्लम को फिनिश करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए मर्ज किया गया कार्ड स्कीम को, यानी कि PIO स्कीम को कैंसिल किया गया और 9 जनवरी 2015 से। एंड अब जिनके पास PIO कार्ड होंगे उनको भी OCI कार्ड होल्डर ही माना जाएगा 9 जनवरी 2015 के बाद। ओके, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कन्वर्जन हुई? यहाँ पर कन्वर्जन हुई कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया किसमें तब्दील हो गया? एक
जो नाम चेंज किया गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ऑलराइट, तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। तो पीआईओ कार्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था अगस्त 19 2002 में, और ओसीआई कार्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था दिसंबर 2005 में। दोनों ही कार्ड स्कीम जो है एक दूसरे के पैरेलल चल रही थी, और कार्ड स्कीम की वजह जो है वो ओसीआई पॉपुलर हो गई, और इसकी वजह से लोगों में प्रॉब्लम कंफ्यूजन क्रिएट हुई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओसीआई कार्ड होल्डर को रिकमेंड किया गया, यानी कि लाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू मर्ज दीज कार्ड स्कीम। उसके बाद पीआईओ स्कीम को रिसाइंडेड, यानी कि इसको खत्म किया गया। तो पीआईओ को रिसाइंडेड किया गया 9 जनवरी 2015 में, यानी कि इसको पीआईओ को खत्म किया गया और इसके बाद ओसीआई को स्टार्ट किया गया। और एक यहाँ पर ये था कि जिनके पास पीआईओ कार्ड्स हैं उनको ही ओसीआई कार्ड्स माना जाएगा। ओके, देन अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो चलिए समझते हैं कि कौन एलिजिबल है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, कौन करवा सकता है ओवरसीज कार्ड होल्डर के लिए। तो सबसे पहले ये बता दूं कि लेक्चर थोड़ा डिटेल्ड है तो थोड़ा लंबा हो सकता है। आप लोग पेशेंस से इस लेक्चर को सुनो, देखो, और बहुत फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, अगर कोई इसके लिए एप्लीकेशन देता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई एप्लीकेशन देता है ओसीआई कार्ड होल्डर के रूप में, तो रजिस्टर करवाने पर क्या क्या रजिस्ट्रेशन के रूल्स हैं उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो पर्सन अब किसी दूसरे देश का सिटीजन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने के वक्त या उसके बाद कभी भी इंडिया का सिटीजन रहा हो, उसको ओसीआई कार्ड मिल सकता है। पॉइंट नंबर 2, जो अब किसी दूसरे देश का सिटीजन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने के टाइम वो इंडिया का सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल था। ठीक है, इसको कैसे समझना है। फॉर एग्जाम्पल कि रवि 1945 में पैदा हुआ और इंडिया में पैदा हुआ था, बट 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने से पहले ही वो फॉरेन चला गया और वहां की सिटीजनशिप ले ली और वो भी एलिजिबल है। ओके, यानी कि 1950 से पहले इंडिया में उसका बर्थ हुआ था, बट वो मूव कर गया यूएसए में, मान लो वहां पर जाके उसने सिटीजनशिप ले ली, वो भी एलिजिबल है अगर वो इन फ्यूचर इंडिया की सिटीजनशिप यानी कि ओसीआई कार्ड होल्डर बनवाना चाहता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3, जो अब किसी दूसरे देश का सिटीजन है लेकिन वो ऐसे इलाके से था जो 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया का हिस्सा बना था, यानी कि वो सिटीजन जो 15 अगस्त के बाद यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद उस एरिया का पर्सन है, ठीक है, वो भी ओसीआई ले सकता है। जैसे इसको एग्जाम्पल में कैसे समझोगे कि कुछ बॉर्डर रीजन थे जैसे हैदराबाद स्टेट, जूनागढ़, सिक्किम, अगर इन रीजन से कोई बिलोंग करता था बट अब वो पर्सन ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है तो भी वो एलिजिबल है। ऑलराइट, अब पॉइंट नंबर 4, अगर कोई इंडियन ओरिजिन पर्सन था तो उसके बच्चे ग्रैंड चाइल्ड यानी पोता पोती एंड ग्रेट चाइल्ड यानी परपोता परपोती, वो भी एलिजिबल है ओवरसीज कार्ड होल्डर के लिए। ओके, देन मूव करते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो वो पर्सन जो माइनर चाइल्ड हो प्रीवियस, यानी कि जो हमने पिछले क्लॉज में क्लॉज में ये सारी की सारी बातें पढ़ी हैं। ठीक है, क्लोज में यानी उसके पेरेंट कमेंसमेंट के टाइम पर या कमेंसमेंट के बाद इंडिया में रहा हो या कमेंसमेंट से पहले एलिजिबल था या किसी टेरिटरी से बिलोंग करता था जो इंडिया में 1950 के बाद ऐड हुई हो, तो वो भी ओसीआई कार्ड होल्डर बन सकता है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। अब चलते हैं आगे, पॉइंट नंबर सी। ठीक है, बी हमने कर लिया, अब सी की बात करते हैं। वो पर्सन जो माइनर चाइल्ड हो उन पेरेंट्स का जो दोनों ही इंडियन सिटीजन हो।
ओके, बोथ आर इंडियन सिटीजन, जहाँ उनमें से एक इंडियन सिटीजन हो। ओके, देन पॉइंट नंबर डी, तो जो इंडियन सिटीजन यानी स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो फॉरेन कंट्री का स्पाउस यानी हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, जिसकी शादी एक इंडियन ओरिजिन से हुई हो, या जिसकी शादी जो है एक ओसीआई कार्ड होल्डर से हुई हो, उनकी शादी लीगल ऑफिशियल पेपर वर्क के साथ रजिस्टर हुई हो और शादी के कम से कम 2 साल तक शादी चल रही हो एप्लीकेशन देने से 2 साल तक, तो वो भी रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्टर्ड करवा सकता है और एलिजिबल है। एग्जाम्पल से इसको भी समझो, यानी कि एक जॉन है, ठीक है, एक पर्सन जॉन है जो फॉरेन सिटीजन है, उसी के साथ प्रिया जो है ये इंडियन सिटीजन है। ये दोनों ने शादी करी हुई है, उनकी शादी रजिस्टर्ड है और 2 साल से साथ रह रहे हैं विदाउट सेपरेशन, तो जॉन ओसीआई के लिए एलिजिबल है। ऑलराइट, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब एक रिस्ट्रिक्शन है इसमें कि ऐसा कोई भी पर्सन ओसीआई के लिए एलिजिबल नहीं होगा जिसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी और कंट्री, यानी कि जिसको हमारे देश जो इंडियन गवर्नमेंट है स्पेसिफाई कर दे कि इस देश से कोई भी पर्सन ओसीआई कार्ड नहीं ले सकता, कि सिटीजन हो वो चाहे इंडियन सिटीजन क्यों ना रहे हों पहले, उनको भी ओसीआई कार्ड नहीं मिलेगा। सिंपल बात कि पाकिस्तान, बांग्लादेश से नहीं होंगे। अगर कोई देश से इंडिया को थ्रेट हो तो वहाँ के सिटीजन भी इंडियन सिटीजन कार्ड होल्डर नहीं बन सकते, चाहे वो इंडियन ओरिजिन से ही क्यों ना हो। तो आज भी ये रूल यही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से ओसीआई के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर डेट अनाउंस कर सकती है, जो लोग पहले से पीआईओ कार्ड होल्डर या कार्ड रखते हैं उन्हें ओसीआई कार्ड होल्डर ही माना जाएगा ऑटोमेटिकली। इसमें वही चीज बताई है जो मैंने पहले बता दिया था कि 2 जनवरी, ठीक है, 2 जनवरी 1915 के बाद की बात है। इसके बाद जो है ओसीआई जो है उनको पीआईज को ओसीआई भी माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 में जो रूल दिए हैं उसको साइड में रखकर भी गवर्नमेंट को अथॉरिटी है, यानी कि गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये केस स्पेशल और एक्सेप्शनल है, वो रीज़न रिटन फॉर्म में नोट कर दे, तब वो उस पर्सन को ओसीआई कार्ड दे सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, सपोज किसी पर्सन का केस नॉर्मल ओसीआई रोल में एलिजिबल नहीं होता, लेकिन उसके पास कुछ स्पेशल सिचुएशन है, जैसे ह्यूमैनिटेरियन रीजन हो, लॉन्ग फैमिली टाइज हो, इमरजेंसी बेसिस पर भी इनको ओसीआई मिल सकती है। यानी कि अगर गवर्नमेंट को लगे कि केस जेन्युइन है और वो रीजन लिखकर रिकॉर्ड कर ले, तो उस पर्सन को ओसीआई कार्ड मिल सकता है। ओके, आई होप आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कन्फर्मेंट ऑफ राइट या रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है ओसीआई कार्ड होल्डर को। ठीक है, तो नेक्स्ट है कन्फर्मेंट ऑफ राइट्स एंड ऑन ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है। पॉइंट नंबर 1, ओसीआई कार्ड होल्डर को वही राइट मिलेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए डिसाइड करेगी। ठीक है, इंटाइटल टू सच राइट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी स्पेसिफाई ऑन दिस बिहाफ। देन पॉइंट नंबर 2, ओसीआई कार्ड होल्डर को कौन से राइट नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, उनको राइट टू इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के मैटर में, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। राइट टू इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी के लिए वो एलिजिबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट, ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ प्रेजिडेंट, वो प्रेजिडेंट के
इलेक्शन के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी नहीं खड़ा हो सकता, एलिजिबल नहीं है। इसी के साथ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए एलिजिबल नहीं है, वो इंडिया में वोट नहीं कर सकता। ओके, इंडिया में वोट नहीं कर सकता। हाउस ऑफ पीपल या काउंसिल ऑफ स्टेट का भी मेंबर नहीं बन सकता, पब्लिक सर्विस नहीं कर सकता। अगर मैं आपको कंक्लूड करके बताऊं तो ओसीआई कार्ड होल्डर इंडिया की रेप्यूटेटिव पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता, फिर चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो या जजेस की पोस्ट हो। ठीक है, यानी कि इस सेंटेंस का ये मीन है कि हमारे देश की जो रेप्यूटेटिव, जो रिस्पेक्ट भरी पोस्ट्स हैं हाई कोर्ट से रिलेटेड, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से, वो नहीं ले सकता, उसको नहीं मिल सकती। ओके, एंड यहाँ लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो समझिए। तो वो एलिजिबल नहीं होगा सरकारी नौकरियों के लिए और गवर्नमेंट पोस्ट के लिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की। यानी कि यहाँ पर प्रेसिडेंट, ओके, तो प्राइम मिनिस्टर, ये सारी की सारी जो पोस्ट्स है ना, तो इसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, चाहे वो स्टेट की ही पब्लिक पोस्ट्स क्यों ना हो। ऑलराइट, तो इसके बाद सिर्फ उन पोजीशन के लिए जिनके बारे में, यानी कि वो एलिजिबल कहाँ होगा, उन पोजीशन के लिए यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे। यानी कि वो आईएएस, आईपीएस, आर्मी, नेवी, ठीक है, उसी तरह पार्लियामेंट की कोई भी पोस्ट, जजेस, ठीक है, तो ये जॉब इसको नहीं मिल सकती। बट उसको क्या मिल सकती है, कौन सी अलो है, अगर पॉसिबल अलोट कैटेगरी मान लो, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कर सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कर सकता है, कंसल्टेंट बन सकता है, एडवाइजर बन सकता है, रिसर्च पोजीशन पर काम कर सकता है, जो गवर्नमेंट ने फंडेड किया हुआ हो इंस्टीट्यूशन, ठीक है, टीचिंग जॉब कर सकता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, टेक्निकल एक्सपर्ट बन सकता है, यानी कि साइंटिस्ट बन सकता है, रिसर्च कर सकता है, डॉक्टर बन सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब प्रोजेक्ट में। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कन्फर्मेंट के क्या रूल्स हैं, यानी कि उनको क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो अब चलते हैं रिनंशिएशन की तरफ, रिनंशिएशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। तो अब बात करते हैं रिनंशिएशन की। तो रिनंशिएशन का मीन होता है किसी अधिकार या सिटीजनशिप को अपनी मर्जी से ऑफिशियली छोड़ देना। ओके, तो अगर कोई ओसीआई कार्ड होल्डर रिनाउंस करना चाहता है तो वो सरकार के ऑफिशियल प्रोसीजर से एक डिक्लेरेशन दे सकता है कि वो अपना ओसीआई कार्ड रिनाउंस करना, यानी कि उसको छोड़ना चाहता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस डिक्लेरेशन को रजिस्टर कर देगी और जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है उस पर्सन का ओसीआई स्टेटस खत्म हो जाएगा या हो जाता है। ओके, तो ये है पॉइंट नंबर 1, इसमें आप पढ़ सकते हो। देन पॉइंट नंबर 2, जब कोई पर्सन ओसीआई कार्ड होल्डर जो छोड़ता है यानी उसको बंद कर देता है, तो उसका फॉरेन ओरिजिन स्पाउस, जिसे उसके बेसिस पर ही ओसीआई मिला था, और उसके सारे माइनर चाइल्ड जिनका ओसीआई उसी पर्सन की वजह से मिला था, तो उन सबका भी स्टेटस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ओके, तो अब इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट रह गया है और आप सबने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि लेक्चर समझ आया आपको, कैसे समझ आया। ठीक है, अगर नहीं आया तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए करते हैं हमारा लास्ट पॉइंट, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ओके, यानी कैसे किसी की ओसीआई कार्ड कैंसिल किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसिल कर सकती है ओवरसीज सिटीजन किसी की। तो उनके कारण क्या होंगे, क्या रीजन होंगे, तब करेगी। नंबर 1 पॉइंट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर इट इज सेटिस्फाइड दैट। सबसे पहले ओसीआई कार्ड पर्सन जो है उसने फ्रॉड से बनाया हो,
यानी अगर किसी ने फ्रॉड करके झूठी इंफॉर्मेशन देके या कोई इंपॉर्टेंट बात छुपाकर ओसीआई रजिस्ट्रेशन लिया हो और बाद में गवर्नमेंट को पता चल जाता है तो वो उसकी ओसीआई रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, अगर वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति नफरत, नाराजगी या लॉयल्टी की कमी दिखाए तब भी वो कैंसिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है अगर किसी वार के दौरान यानी कि लड़ाई के दौरान जिसमें इंडिया शामिल हो, ओसीआई कार्ड होल्डर ने इलीगल तरीके से दुश्मन के साथ कोई ट्रेड की हो या कोई बातचीत की हो। तो यहाँ पर आपका पॉइंट है ये वाला, ड्यूरिंग अ वॉर इन विच इंडिया में बी इंगेज लॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद एन एनिमी। ऑलराइट, तो उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, ओसीआई कार्ड होल्डर को रजिस्ट्रेशन के 5 साल के अंदर, यानी कि अगर कोई ओसीआई ले लेता है उसके 5 साल के अंदर उसको 2 साल की या उससे ज़्यादा जेल हो जाए, यानी कि जेल में सज़ा दी गई हो, तो ये कंडीशन भी अप्लाई करता है कि उसकी जो है ओसीआई को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि सज़ा इंडिया में हो या फॉरेन में हो, दोनों ही काउंट होंगी। तो पॉइंट नंबर 5 है, अगर इंडिया की सोविनिटी, ठीक है, जिसको आप सार्वभौमता यानी प्रभुसत्ता, ठीक है, इंटीग्रिटी, अखंडता, देश की सिक्योरिटी किसी फॉरेन कंट्री के साथ इंडिया के फ्रेंडली रिलेशन या आम जनता के हित में ज़रूरी लगे तो वो ऐसा कर सकता है। इसको कैसे पढ़ना है, इट इज़ नेसेसरी सो टू डू इंटरेस्ट ऑफ द सोविनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि अगर ओसीआई पर्सन जो है, ठीक है, गवर्नमेंट को लगे कि ये इस पर्सन की वजह से देश की सोविनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, ठीक है, किसी देश के साथ इंडिया के रिलेशन खराब हो रहे हों तो वो उसकी ओसीआई कैंसिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, अगर ओसीआई कार्ड होल्डर की मैरिज कोर्ट के थ्रू टूट गई है, यानी उनका डाइवोर्स हो गया है या मैरिज ऑफिशियली टूटी नहीं लेकिन फिर भी उसने उसी मैरिज के दौरान किसी और से शादी कर ली है, तो ये कंडीशन भी अप्लाई करता है कि उसकी ओसीआई कैंसिल कर दी जाएगी। ऑलराइट, तो अगर हम बेनिफिट की बात करें कंक्लूड करके सबको, तो ओसीआई कार्ड होल्डर के पास क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं कि उनको लाइफ टाइम वीज़ा मिल जाता है, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ती बार बार, और वो इंडिया में रह सकते हैं जब तक उनका मन करता है, वो काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, इजी एंट्री और एग्जिट होगा। ऑलराइट, तो आई होप आप सबको ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी बच्चों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके जो एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि लेक्चर कैसा लगा। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा कि जितना मैंने पढ़ा है उसको और डिटेल में आप तक पहुंचाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब जरूर करें महराज मास्टरी क्लासेस ताकि आपको आने वाले लेक्चर का अपडेट मिल सके। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज इट फॉर टुडे, बाय एवरीवन, जय हिंद।